नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम चंडीगढ़ स्पीक्स। आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। विकसित भारत के सफर में डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों की भूमिका। इस महत्वपूर्ण विषय पे डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 3 स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट्स। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मिस्टर HN सिंघाल। ही इज़ अ कॉर्पोरेट सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव एंड ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट टू। क्योंकि विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो एक कॉर्पोरेट व्यू होना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव डॉक्टर अजय। ही इज़ अ वाइस चांसलर अल्फिला यूनिवर्सिटी एंड ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद YMCA। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक एजुकेशनिस्ट का होना विकसित भारत में, उनके व्यू का होना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव मिस्टर प्रहलाद सिंह। ही इज़ रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हरियाणा एंड ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट टू। उनका व्यू भी बहुत क्रिटिकल है हमारे आज के इस एपिसोड में। तो सर हम वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले जो बाबा साहेब के जो विचार थे, उनके आदर्श थे, वो सिर्फ उस समय में नहीं, आज के समय में भी बहुत क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखते हैं। और उनके विचारों के बारे में, उनके योगदान के बारे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे संबोधित किया, वो क्या कहना चाहते हैं हमारे बाबा साहेब के बारे में, आइए देखते हैं टीवी स्क्रीन पे। एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो ये पूरी संभावना होती, वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो, कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। जी सर, मिस्टर HN सिंघाल, पहले आपसे पूछते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में उन्होंने उनके योगदान को संबोधित किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बताया कि महान हस्ती के बारे में, भीमराव अंबेडकर श्री राम जी के बारे में, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, उसी बेस पर आज भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के ऊपर ये सिद्धांत मोदी जी ने दिया था। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश में हर पीढ़ा, हर युग में हर एक आदमी को, हर एक जात को, हर एक पीढ़ा कैटेगरी को सबका साथ, सबका सहयोग और सबका विकास मिले। जी बिल्कुल। डॉक्टर अजय, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो कथन है, जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो वक्तव्य दिया, वो बिल्कुल सत्य है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया और जब उनको ये मौका मिला कि वो इस देश का भाग्य लिख सकें हमारे संविधान के थ्रू, उनके किसी भी प्रोविज़न में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में वो भेदभाव नज़र नहीं आता कि उन्होंने किसी को ज़्यादा और किसी को कम दिया हो। जो ज़रूरतमंद थे समाज और देश की प्रगति के लिए, जो ज़रूरी था और जिन लोगों के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी, बाबा साहब ने हर उस चीज़ का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया ताकि समाज को एक ताकत मिले और उस ताकत से देश को ताकत मिले। बिल्कुल सर। प्रहलाद सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मुझे बड़ी खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी का जो मैंने वक्तव्य सुना संसद में, उन्होंने बाबा साहब की वास्तविकता को प्रदर्शित किया है। और ये भी बड़े हर्ष की बात है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो वास्तव में ही बाबा साहब के आदर्शों पर, उनके सिद्धांतों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करते हैं, कर रहे हैं। और जो नीतियाँ बनाई जाती हैं
उनको भी इसी नज़रिए के तहत बनाते हैं, और जिससे ये पूरी उम्मीद है कि जो उनका सपना विकसित भारत का है वो पूरा होगा। बहुत खूब सर। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो कुछ पहलू हैं जो ये तय करते हैं कि हमारा देश का भविष्य, आने वाले देश का भविष्य कैसा होगा। तो सामाजिक समानता की अगर हम बात करें तो आज के समय में सामाजिक समानता ये कितना ज़रूरी है और क्या ये संभव है? क्या पहले भी हमेशा ही सामाजिक समानता हमेशा ही ज़रूरी होती है और आज बहुत ज़रूरी है। सामाजिक समानता के बिना इंसाफ नहीं हो सकता, लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता, राजनीतिक समानता और दूसरी कोई किसी तरह की समानता हो उसका कोई अर्थ नहीं रहता, और लोकतंत्र तब तक कामयाब नहीं होता जब तक सामाजिक समानता नहीं हो। जी राजनीतिक समानता का कोई महत्व नहीं यदि सामाजिक समानता नहीं है। बिल्कुल। समाज में सभी बराबर हो, सभी का भाईचारा हो, सभी को सामाजिक न्याय मिले, और कोई आदमी जो सबसे पीछे खड़ा है श्रेणी में उसको भी पूरा सुख सुविधा और विकास मिले, तभी सामाजिक समानता संभव है। सिंघार और ये सर, हमारे आपको प्रधानमंत्री- क्या लगता है कि ये बैलेंस कैसे बनाया जाए और आप सामाजिक समानता को कैसे देखते हैं? सामाजिक समानता को जो बाबा साहब ने शुरू से अपने संविधान में लिखा है कि हर एक वर्कर को, हर एक कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को एक समान वेतन मिलना चाहिए, महिलाओं को उनके अधिकार का राइट मिलना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस साल हमारे संसद में 4 लेबर लॉ के बिल पास किए हैं जो हर एक चीज़ के अंदर समानता, इक्वलाइजेशन और बराबर का हिस्सा बताते हैं। जो 4 लेबर लॉ वो हैं वेजेस कोड, सिक्योरिटी कोड, राइट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और राइट ऑफ द वुमेन्स। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जो अभी इम्प्लीमेंट किए मोदी साहब ने 21 नवंबर 2025 में। जी बहुत खूब सर। ये जो भी पिलर्स आपने बात करी इसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर अजय, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि विकसित भारत की बात होती है तो शिक्षा और शिक्षा नीति कितना बड़ा स्तंभ है, और क्या आज के समय में वो सामाजिक समानता को प्रोपगेट करता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका सबसे पहला जोर था शिक्षा के ऊपर। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर हम आज दुनिया के परिदृश्य में भी देखें, जो लोग शिक्षित थे उन्होंने छोटे सा देश होते हुए भी दुनिया के बड़े बड़े देशों को पछाड़ दिया। आज अगर हम हमारे समाज की बात करें या देश की बात करें, देश की प्रगति तभी हो सकती है जब उसका समाज पढ़ा लिखा होगा। जब उसका समाज पढ़ा लिखा होगा, वो अपने राइट और ड्यूटीज़ इन दोनों के प्रति सजग होगा। और जो देश या देश के नागरिक अपनी ड्यूटीज़ के प्रति सजग होंगे, वो अपने देश के प्रति कर्तव्य और निष्ठा रखेंगे। अगर वह कर्तव्य और निष्ठा है, पढ़े लिखे हैं, तो वो देश की प्रगति के पथ पर लेकर जाएंगे। सर, आज के समय में हम जिन पिलर्स और स्तंभ की बात कर रहे हैं विकसित भारत को लेके, वो अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने 30 साल पहले ही जस्टिफाई और डिटेल डिस्कशन की थी। तो आपको क्या लगता है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत ही बड़े विजनरी इंसान थे, जो मैं तो ये मानता हूँ कि वो एक आम आदमी नहीं थे। उसका कारण ये है कि जो चीज़ों का उन्होंने विजन आज से 70-80 साल पहले देखा था, आज भी हम लोग उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम बात करें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधार की देश के अंदर, जो रोड मैप उन्होंने बनाया था, आज भी देश उन्हीं रोड मैप पे चल रहा है। चाहे हम आर्थिक सुधार की बात करें, चाहे राजनीतिक सुधार की बात करें या सामाजिक सुधार की बात करें। अगर उनके जो विजन था, उन्होंने जो जो चीज़ तैयार की, चाहे वो किसानों के लिए किया था, जैसे सोनार वैली का कंसेप्ट बाबा साहब का था, दामोदर वैली का उनका कंसेप्ट था, हीराकुंड डैम उन्होंने बनाया था, ताकि इरिगेशन का जो आज भी सिस्टम हमारे देश में है वो बाबा साहब की देन है। बिजली का जो ग्रिड सिस्टम है वो बाबा साहब की देन है, उनका कंसेप्ट था। बाबा साहब ना केवल समाज सुधारक थे, वो एक बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे, वो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, वो बहुत अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो बहुत ही अच्छे कानूनविद थे। और उनकी इन चीज़ों को
समावेश करने से और मिलाकर के जो एक इंसान तैयार हुआ, उनका इस देश में कोई जोड़ नहीं रहा, और जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो आज भी हमारे देश को एक बहुत ताकत देती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब माननीय वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पोखरण के अंदर हमारा एक न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट हुआ, और उसके बाद दुनिया ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दी। और उन सैंक्शन के बाद जब आमतौर पे होता ऐसा है कि जिस देश के ऊपर सैंक्शन होती है उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी बाबा साहब ने ऐसी बनाई थी कि सैंक्शन लगने के बावजूद सिर्फ वर्ल्ड में इंडिया की इकोनॉमी ऐसी थी जो ग्रो की और वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन होगी, और जिसकी वजह से दुनिया को मजबूरन इंडिया के ऊपर से वो सैंक्शन हटानी पड़ी। तो अगर इस तरीके की पॉलिसी, इस तरीके की शिक्षा, इस तरीके की जानकारी हम अपने देश और समाज को देंगे तो देश और समाज दोनों मजबूत होंगे। बिल्कुल, बाबा साहेब के विचारों और सिद्धांतों की बात हुई तो वो हमने स्टूडियो से बाहर कुछ दर्शकों से बात की। आइए देखते हैं कि बाबा साहेब हमारे दर्शकों में कैसे लोकप्रिय थे। मजदूरों की वेलफेयर के एक्ट ने ये बाबा साहब अंबेडकर की ही देन है। ये उन्होंने टाइम ते ही जिहड़ा सीगा ये सारा कुछ किया गया। और तुहानूं जान के हैरानी होएगी कि पहले ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇन हैगी है। सिंगर सर, जैसे हमारे दर्शक ने कहा कि जो लेबर एक्ट है, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड भी, तो ये बाबा साहेब को उस समय भी पता था कि जो देश की ग्रोथ है वो इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में और उनके लेबर्स में है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बाबा साहब का शुरू से यही था कि समानता, शिक्षा और उन्नति, इसके आधार पर बाबा साहब ने काम किया था। और आज भी हमारे जितने भी लेबर लॉज हैं और कॉर्पोरेट के अंदर जो फंक्शंस हैं वो बाबा साहब की प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। आज जो बाबा साहब ने पहले शुरू में कहा था कि 12 घंटे की जगह 8 घंटे होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को वीकली ऑफ मिलना चाहिए, और उसके साथ में इक्वल वेजेज टू इक्वल वर्कर, लेडी महिला में और पुरुष के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सिद्धांत आज भी लागू किए जा रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉर द विकसित भारत के लिए। जी सर, और यही वजह है कि उनके विचारों को लेके हम विकसित भारत के सफ़र में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी लेकर आगे चल रहे हैं और हमारे लेबर्स को भी आगे लेके चल रहे हैं। सर प्रहलाद सर, आपने बात की थी एक स्तंभ के बारे में जब हम बात कर रहे थे लोकतंत्र की। अगर हम आज के समय के भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो आपको लगता है कि वो बाबा साहेब के सिद्धांतों पर खरा उतरता है? बाबा साहब के सिद्धांतों पर काफ़ी हद तक खरा उतरा है और उतरता है, उतर रहा है। और अगर उनके सिद्धांतों पर लोकतंत्र खरा नहीं उतरता तो आज जो सरकार हमारी है, आज चल रही है, इतने कल्याण के कार्यक्रम चला रही है, लोगों के नए नए कार्यक्रम हैं, शिक्षा का इतना विकास हुआ है, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, विदेशों में जाते हैं, और गरीब परिवारों को माननीय प्रधानमंत्री ने एक बड़ा अच्छा वो कार्यक्रम चलाया है। उनको भोजन की व्यवस्था की गई है, भोजन दिया जाता है, राशन खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में आती हैं। और लोकतंत्र अगर कामयाब नहीं होता है किसी देश में तो वहाँ उपद्रव हो जाते हैं, शासन बदल दिया जाता है, रिवोल्ट होता है। काफ़ी देशों में रिवोल्ट हुए हैं। हमारा लोकतंत्र जैसे बाबा साहब ने चाहा था, जैसे बनाया था, वैसे ही लोकतंत्र चल रहा है। और लोकतंत्र की वजह से ही हम आज यहाँ, जो मैं गरीब परिवार से आया हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये लोकतंत्र की कामयाबी का ही सबूत है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा उदाहरण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि भारत का लोकतंत्र कामयाब है और आगे भी कामयाब होता रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के लोकतंत्र के बारे में, उनके सामाजिक न्याय के बारे में और उनके दर्शन के बारे में, गरीबों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए जो काम किए, हिंदू एजुकेशन कोड बिल उन्होंने पेश किया, उसमें समानता का अधिकार था, महिलाओं की समानता का,
विधवा विवाह का अधिकार था, चाइल्ड मैरिज को रोकने का अधिकार था, इनहेरिटेंस का अधिकार, इनहेरिटेंस की स्थापना थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि महिलाओं को, बेटियों को अपने पेरेंट्स की, माँ बाप की संपत्ति में और अपने पति और ससुर की संपत्ति में अधिकार दिए गए थे। बहुत खूब सर, हमें वुमेन राइट्स की भी बात करेंगे। उससे पहले जैसे लोकतंत्र की आपने बात की, हमने कोशिश की है स्टूडियो से बाहर हम हर वर्ग के दर्शक से बात करें और उनका व्यू लें। आइए देखते हैं टीवी स्क्रीन पे। साहब का जो मूल मंत्र था वो ये है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जैसे कि सामाजिक न्याय और समता, वे जाति आधारित भेदभाव के कट्टर विरोधी थे और समाज में सभी को समान अधिकार दिलाने के पक्षधर थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अगर उसको प्रॉपरली रीड कर लें आज के स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेट जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, जो आज हम जिस भारत की बात कर रहे हैं, वो 70 साल पहले बनना था। क्योंकि एजुकेशन मस्ट, बाबा साहब ने कहा, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से सभी रास्ते खुलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान भारतीय संविधान में ही नहीं अपितु भारतीय समाज को भी एक दिशा और दिशा प्रदान करने के लिए बहुत ही सर्वोच्च माना जाता है। अजय सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे दर्शक ने बयान किया कि बाबा साहब ने तो 70 साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन रच दिया था, सब कुछ ही लिख दिया था, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हो गई? वेयर आर वी लैकिंग? देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उसकी आखिरी दिन में जो स्पीच थी, बाबा साहब ने कहा था कि दुनिया का कोई संविधान बुरा या अच्छा इस बात पर निर्भर करता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की नीयत कैसी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारा, और पूरी दुनिया के अच्छे प्रोविजंस को लेकर के हमने हमारा संविधान बनाया ताकि समाज के हर तबके को लेकर के, समाज की मुख्य धारा को लेकर के हम आगे बढ़ सकें। उन्हीं अगर बातों को हम देखते हैं, कुछ सरकारों की, कुछ अधिकारियों की, जिनकी ड्यूटी है समाज के अंदर, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने की, उनकी नीयत में कुछ खामियां रही। उन खामियों की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन प्रॉपरली तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। जैसे कि सरकार जो है कोई डिसीजन लेती है, उस डिसीजन को लेके नीचे तक आते आते वो इम्प्लीमेंट सरकार ने नहीं करना होता, सरकार ऑर्डर करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की ड्यूटी विभिन्न अधिकारियों की होती है। यहाँ पे डिपेंड करता है उन अधिकारियों की नीयत क्या रही। जैसे अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी ने अभी एक ऑर्डर किया 3-4 दिन पहले कि प्रॉपर रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए पूरे स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, सारी टाइप की रिजर्वेशन। अब उस केस में डिपेंड करता है कि उस अधिकारी पे जिसने पोस्टों को ऐड करना है, उसके लिए फिर भी सरकार ने एक मैकेनिज्म बनाया। अगर फिर भी अगर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं है तो कोई भी चीज़ दुनिया में कामयाब नहीं हो सकती। और यहाँ पे हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जी। और इसी वजह से किसी चीज़ की सफलता और असफलता वहाँ उसको इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत पे आधारित है। और कुछ खामियां रही, कुछ खामियां अधिकारियों की भी रही, वो बहुत रिलेक्टेंट रहे किसी भी चीज़ को, हमारे उद्देश्यों को, हमारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने में। तो अगर इन खामियों को दूर कर लिया जाए तो हमारा देश और हमारे देश का संविधान दुनिया के सर्वोच्च संविधानों में आज भी है और उसके बाद वो बहुत इफेक्टिवली होगा। बहुत खूब सर। सिंघाल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे। अगर हम विकसित भारत के सफ़र की बात करें तो आने वाले 10, 15, 20 सालों में बाबा साहेब के कौन से, अगर मैं कहूँ कि 5 सिद्धांत हैं जो काम करेंगे और जिनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है? बाबा साहब ने महिलाओं को पूरा अधिकार दिया वुमेन एम्पावर के लिए, और महिलाओं के लिए अब आज की सरकार भी 33% रिजर्वेशन और 50% रिजर्वेशन महिलाओं के एम्पावर के लिए प्रतिबद्ध कर रही है। अभी रिसेंटली आज पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हो रहा है वुमेन एम्पावर का, जो कि महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री ने भी एक महिला बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में भी जी आप कुछ थोड़ी जानकारी दीजिए। उनमें महिलाओं को जो पार्लियामेंट में बिल पास किया, प्रेजेंट किया है, उसके महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि वो
अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पॉलिटिक्स में सरकार की जो विकसित सरकार बनानी उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज महिलाएं हर फील्ड के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो कोई भी सेक्टर के अंदर आज महिलाओं को पूरा चांस दिया जा रहा है। अजय सर, मैं आपसे भी एक बार पूछना चाहूँगी, हम महिला सशक्तिकरण की भी डिटेल जानकारी लेंगे कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और प्रधानमंत्री महिला बिल के बारे में भी बात हुई है, अगर आप संक्षेप में कुछ बताना चाहें। देखिए, अगर मैं बात करूं, हमारे देश में महिला अधिकारों के जो जनक रहे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रहे। उसका सबसे बड़ा बलिदान और अधिकार मैं आपको बताऊं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हिंदू कोड बिल जो मुख्य तौर पे महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब ने पेश किया था, वो उसको पास नहीं करवा पाए। उसका कारण था कि वहाँ कुछ राजनीतिक गतिविधियां, विरोधी ऐसे थे जो इस बिल को पास नहीं करना चाहते थे। और इसके विरोध में इतिहास के, आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नैतिक तौर पे इस्तीफा दिया कि मैं ये काम महिलाओं के उत्थान के लिए करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाया, इस वजह से मैं राजनीतिक इस्तीफा दे देता हूं। तो आपको लगता है सर कि ये भी एक लूप होल रहा कि हम विकसित भारत के सफर में थोड़ा पीछे रह गए? यस, इसका सबसे, मैंने आपको पहले ही कहा कि बेसिकली जब किसी की इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज की इंटेंशन ठीक ना हो तो हम जितने अच्छे प्रोविजन बना ले वो कभी भी अच्छे साबित नहीं हो सकते। और इसी कड़ी के अंदर अगर हम देखें, हमारे देश के अंदर महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, एक ऐसा बिल पेश किया था जिसमें महिलाओं को हर चीज का अधिकार दिया गया था। उनको जिंदगी जीने का अधिकार था, मान सम्मान और इज्जत के साथ जीने का अधिकार था, उनको विवाह का अधिकार था, अपनी पसंद नापसंद का था, उनको एक अपने पार्टनर को डाइवोर्स देने का भी अधिकार था। दूसरा जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने उसमें दिया था वो था कोपाशनरी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब का मानना था कि समाज में कोई भी आदमी इज्जत के साथ तब जी सकता है जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और महिलाएं इस देश की आधी पॉपुलेशन का हिस्सा है, लगभग आधी पॉपुलेशन है, तो वो तभी मान और सम्मान के साथ जी सकती हैं जब उनको आर्थिक मजबूत होंगी। और यहाँ पे बाबा साहब ने ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में उनको कोपाशनर 1947 में बना दिया था, बट राजनीतिक कारणों से ये नहीं हो पाया, जो सरकार ने 2005 में हिंदू बिल के अंदर अमेंडमेंट करके उनको कोपाशनर बनाया। आप ये देखिए कि वो कितने विजनरी थे समाज सुधार में और महिलाओं के लिए। दूसरा बड़ा काम बाबा साहब का था कि पहले महिलाओं को मजदूरी और आदमी को मजदूरी बहुत डिफरेंस मिलती थी, महिलाओं को कम मिलती थी। बाबा साहब ने इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे का रूल लागू किया कि जो कोई भी, चाहे महिला है, कोई तीसरा जेंडर है या आदमी है, उन सब को सेम काम के लिए सेम मजदूरी मिलेगी। दूसरा जो लेबर लॉज है, इक्वल वेजेस का है, दूसरा मैटरनिटी लीव का है, चाइल्ड केयर का है, ये सारे के सारे जो प्रावधान है बाबा साहब के देन है हमारे देश के अंदर। और देखिए, महिला हमारे देश की आधी पॉपुलेशन है, अगर उनको हम आगे लेकर के नहीं चलेंगे, उनको बराबर में लेकर के नहीं चलेंगे, देश की मुख्य धारा में उनको साथ लेकर के नहीं चलेंगे, तो देश की प्रगति असंभव है। बहुत खूब सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है। पर एक बार मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि हमारा विशेष कार्यक्रम चंडीगढ़ स्पीक्स चल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हो या आपके पास कोई विशेष जानकारी है, कोई सुझाव, कोई इनपुट देना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417242224 पे कॉल करके, मैसेज करके, वीडियो कॉल करके आप अपना इनपुट दे सकते हैं। जी प्रहलाद सर, मैं आप पे आना चाहूँगी, जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे, तो विकसित भारत की हम बात करें तो इस डिपार्टमेंट का, अगर इस पिलर का क्या रोल रहा है और आने वाले समय में कितना रोल हो सकता है? महिलाओं के लिए जो महिला एवं बाल विकास विभाग बनाया है, हर एक प्रांत में, हर एक प्रदेश में ऐसे विभाग हैं। उनका काम महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना है, उसको लागू करना है। जिसमें महिला आश्रम बने हुए हैं, उसमें महिलाओं को रखा जाता है। विधवा पेंशन है, विधवा औरत है, वो अगर वो विधवा हो जाती है तो उसको पेंशन मिलती है। सारे प्रदेशों में है, हरियाणा में है,
हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेंशन मिलती है। तो इसके अलावा छात्रवृत्ति मिलती है। तो वो महिलाओं के बारे में बाबा साहब इतने उत्सुक थे और इतने चिंतित थे। वो ये कहते थे किसी देश की तरक्की इस बात से आंकी जाएगी कि उस देश की महिलाओं को शिक्षा कितनी प्राप्त हुई है, बहुत खूब, बहुत शिक्षा में कहाँ दर्जा उनका है। जी। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सरकारों ने स्कीमें बनाई हैं। आज की सरकार ने काफ़ी स्कीमें बनाई हैं महिलाओं के लिए, लेकिन जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया, जी। सबसे बड़ी दिक्कत और कमी ये होती है कि कोई स्कीम बनाई जाती है, उसको लागू ठीक ढंग से नहीं किया जाता। जी। अगर उसको ठीक ढंग से लागू किया जाए तो फिर पूरा उसका संचालन होगा और ठीक लाभ लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। दूसरा ये भी है कि समाज का सहयोग भी ज़रूरी है। बिल्कुल। एक तो लागू करने वाले ठीक होने चाहिए, जैसे कि बाबा साहब ने पहले ही कहा था जी। कि ये संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। और उस टाइम संविधान बनाने वाले लोग जो थे वो बड़े महान आदमी थे, बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़ी त्याग तपस्या की थी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, और देश की दुख तकलीफ को वो समझते थे सभी वर्गों की। जी बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत अच्छा संविधान बनाया था। जी, शिक्षा बदलाव का सबसे बड़ा साधन है, जैसे उनके सिद्धांत थे, जैसे आपने बताया, और ऐसे ही हम अपने दर्शकों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझाना चाह रहे हैं। सिंगल सर, मैं आप पे आने चाहूँगी। जब आर्थिक विकास की बात होती है, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता, क्या इसमें बैलेंस मेंटेन हो सकता है? क्या ये साथ साथ चल सकते हैं विकसित भारत के सफ़र में? विकसित भारत के संबंध में आज जो दोनों महिलाओं का और बाकी लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, वो दोनों साथ के बिना किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती है। इन दोनों को साथ जरूरी है। महिलाओं को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी के अंदर भी साथ करना पड़ेगा, और बिना पॉलिसी के, बिना इसके कभी भी विकसित भारत के अंदर तरक्की नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और एज ए कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव भी अगर आप अपना व्यू देना चाहें, क्योंकि वो बहुत बड़ा पिलर है। आज की इस तारीख में कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा महिला काम कर रही है। सबसे ज़्यादा पढ़ के लिख के जो लेडी महिला पास आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन महिलाओं द्वारा कॉर्पोरेट सेक्टर में दिया जा रहा है जी। और आने वाले टाइम के अंदर भी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। जी बिल्कुल सर। डॉक्टर अजय, अगर मैं बात करूं कि वैज्ञानिक सोच और तर्कशील समाज जो है, ये कितना बड़ा पिलर हो सकता है विकसित भारत में? क्या इसका कोई रोल है? देखिए, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बाबा साहब ने इनका प्रावधान किया कि हमारे देश में हमारी ड्यूटी है कि हम एक वैज्ञानिक सोच पैदा करें देश के अंदर, जिसकी वजह से हम समाज के अंदर समृद्धि पैदा करें और देश को ताकत दें। शिक्षा और वैज्ञानिक सोच, ये दोनों ही दो सशक्त पहलू हैं जो किसी देश और समाज को ताकत देते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं और खुशहाली पैदा करते हैं। जी। आप किसी भी चीज़ से, चाहे समाज के अंदर खेती की बात करें जिनसे हमें खाना मिलता है, इन्वायरमेंट की सफाई की बात करें जिससे हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है जीने के लिए, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें जिससे हमें अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बड़ी ही सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिलती हैं। जब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा, देश की प्रगति संभव नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये पूर्णतः देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज बात करें ईरान जैसे देश की, जी। ईरान के अंदर एक छोटा सा देश अमेरिका, इजराइल जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्रीज़ के साथ आज लड़ पा रहा है, इतनी ताकत के साथ लड़ पा रहा है। उसका कारण है वहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेवलप किया। खासकर वहाँ की महिलाएं, वहाँ 90% वुमेन्स जो हैं वो PhD होल्डर्स हैं जी। और उनकी इसी साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से वो सस्ती मिसाइलें तैयार करते हैं, जबकि अमेरिका उससे 10 गुना महंगी मिसाइलें तैयार करता है और आज वो लड़ाई जीत रहे हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, किसी भी एक क्षेत्र के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत ज़रूरत है। चाहे आप जुडिशरी की बात करें, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप खेती की बात करें, चाहे आप स्पेस की बात करें, चाहे आप मूलभूत सुविधाओं की बात करें। जब तक हम साइंटिफिकली डेवलप नहीं होंगे, हम डेवलप नहीं हो सकते, हमारे समाज में खुशहाली नहीं आ सकती, हमारे देश के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती।
तो इसलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमें बढ़ाना होगा जी। देश के अंदर, शिक्षा का प्रसार करना होगा, शिक्षा को थोड़ा सस्ता करना होगा ताकि वो आम आदमी की ज़िंदगी में आ सके, आम आदमी की रेंज में आ सके और एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके वो देश और समाज को कंट्रीब्यूट कर सके। मैं बिल्कुल सर एक ऐड करना चाहूँगी, एक फैक्ट, जैसे आपने महिला सशक्तिकरण में महिला शिक्षा की बात करी है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरा ये व्यू है कि आज की जो महिला है वो स्पेस में भी है और एंटरप्रेन्योर भी है, वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी है और टैलेंटेड भी है, सोशल इन्फ्लुएंसर भी है, ऑफिशियल जॉब्स पे भी है, यूपीएससी होल्डर भी है और एट लास्ट आज हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं इसकी प्रोडक्शन टीम में भी काफ़ी महिला हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब बधाई के पात्र हैं। और जी बिल्कुल, ये बिल्कुल, और ये हम बाबा साहेब के सिद्धांतों पे ही चल रहे हैं और शायद यही वजह है कि हम विकसित भारत के सफ़र में एक कदम बढ़ा रहे हैं। मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूँगी, अगर हम इस डिटेल्ड कन्वर्सेशन को कंक्लूड करना चाहें कि आने वाले 10-15 सालों में या 20 सालों में अगर हम विकसित भारत के सफ़र की बात करते हैं, तो जो लक्ष्य है बाबा साहेब के सिद्धांतों का और विकसित भारत का, इसको पाने के लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए या प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? कुछ पॉइंट्स मैं आप तीनों से लेना चाहूँगी। डॉक्टर अजय, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि देश के अंदर एक शिक्षा का सिद्धांत लागू होना चाहिए, सभी को इक्वल एजुकेशन मिले और सरकार और देश की जिम्मेवारी है कि एक अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन टू एवरीवन थ्रू आउट द कंट्री विदाउट एनी बाउंड्री एंड लिमिटेशन। दूसरा, स्वास्थ्य का अधिकार जो है सबको मिले, पूरे देश के अंदर सभी को स्वास्थ्य का अधिकार मिले और ये जिम्मेवारी भी सरकार अपने कंधों पर ले। तीसरी बात जो है सोशल सिक्योरिटी की जी, जो सामाजिक सुरक्षा की बात है, किसी जगह बहुत सारे लोगों को असुरक्षित महसूस होते हैं, किसी वक्त में सुरक्षित महसूस करते हैं, रात में नहीं जाएंगे, दिन में नहीं जाएंगे, या महिलाएं नहीं जाएंगी या ये लोग नहीं जाएंगे, तो इस तरीके का जो भाव है ये खत्म होना चाहिए जी, लोग सुरक्षित महसूस करें। तीसरा जो है, चौथी जो बात है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे देश में स्पेशली तौर पे, जबकि सरकार, मेरा ये मानना है और मैं खुद उन चीज़ों का विटनेस भी हूँ, सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, एजुकेशन हर आदमी की रेंज तक पहुँचे, लेकिन क्या है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत में खराबी की वजह से ये चीज़ें आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रही और जिसकी वजह से समाज के अंदर स्लैब पैदा हो गया है। बिल्कुल सर। एक जातिवाद का जहर था, अब दूसरा क्लासिज्म का जहर है। देश के अंदर क्लास भी पैदा हो गई है, बिल्कुल, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, एक पुअर क्लास, बिलो पॉवर्टी, उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है और ये जो इस तरीके का जो भेदभाव है वो किसी भी देश और समाज के लिए सबसे खतरनाक चीज है। बिल्कुल। सिंगल सर, अगर आप कुछ पॉइंट्स मैं ऐड अजय करना साहब चाहें। की, प्रोफेसर अजय की बिल्कुल सहमत हूँ और मेरा पॉइंट सबसे एक नंबर पे है कि शिक्षा और शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा की जो आज इतनी कॉस्टली हो गई है उसको इक्वलाइजेशन करके उसको सस्ता किया जाए, जिससे हर बच्चा, हर परिवार के अंदर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। आज भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त होती है, स्कूल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, स्कूल की वर्किंग ठीक नहीं है, वहाँ टीचर ठीक नहीं है, उसको इक्वलाइजेशन करने के लिए बहुत जरूरी है शिक्षा के ऊपर जोर देने के लिए। बिल्कुल। प्रहलाद सर, मैं भी इसी विचार का हूँ कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए और इसलिए बाबा साहब ने यहाँ तक के हिंदू एजुकेशन कोड बिल था वो उसको जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी व्यवस्था थी, ये जो हमारे रूल्स थे उनको कोडिफाई और मॉडिफाई करने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट देने के लिए ही वो बनाए गए थे ताकि सभी को उनका लाभ मिले बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल नहीं कि तो पहले औरत और मर्द का भेदभाव था जी, औरतों को समान अवसर नहीं थे और बच्चों को समान अवसर नहीं थे, पढ़ाई के अवसर नहीं थे। अब वो सारे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब मानसिकता जो लागू करने वालों की है और जो समाज में रहने वाले लोगों की है उनकी मानसिकता भी ठीक होनी चाहिए। बहुत खूब सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं
कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बाबा साहेब के सिद्धांत हैं वो ही विकसित भारत की नींव बने हैं। और मैं आपको याद दिला दूं एक बार फिर कि हमने व्हाट्सएप नंबर लागू किया है जिस पे आप कॉल करके हमें कोई भी सुझाव दे सकते हैं 9417242224। इसके साथ ही हमारे सभी प्रोग्राम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़ पर हम अवेलेबल हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब पर भी हम अवेलेबल हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।